हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर कहां चले गए, तो 3-4 दिन काफी बिजी थे, लेकिन उससे पहले हमने आपको थर्मोडायनामिक्स के 2 वन शॉट दिए थे। जिन बच्चों के सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स है तो सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स में भी ये थर्मोडायनामिक्स है भाई, ठीक है। और जो लोग 6th सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए भी थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में आपको बताते हैं, क्योंकि वन शॉट आपको बता चुके हैं। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो ये 50+ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर भी डलवा देंगे, अपना फ्री चैनल है BDKDN BSc नाम से। इस पूरी पीडीएफ को देख डालो, इससे आराम से 12-15 क्वेश्चन आपको विकल्प में मिल जाएंगे। चलो भाई शुरू करते हैं, फटाफट से आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दो जो बॉडीज हैं, दो पिंड जो हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे, यानी ऊष्मीय साम्य में कहे जाएंगे इफ दे हैव इक्वल। जब उनका क्या बराबर होगा, तो भैया जब टेम्परेचर बराबर होगा। ऊष्मा हमेशा ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग की ओर जाती है, तब तक जाती रहती है जब तक उनके ताप आपस में बराबर नहीं हो जाते। तो जब टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे तो उसे हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कह देंगे भाई, ठीक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बताता था कि भैया ये इनके साथ में इक्विलिब्रियम में है, ये इनके साथ में इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम होंगे। ये जो जीरोथ लॉ है ये टेम्परेचर को डिफाइन करता था कि हमेशा ज्यादा वाले भाग से चीजें कम वाले भाग की तरफ जाएंगी भाई, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है, इफ टू सिस्टम्स, दो सिस्टम है A एंड B, दो सिस्टम है, आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, विद द थर्ड सिस्टम C के साथ में, कि भैया A जो है वो B के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है और C के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये कौन कहता है भाई, तो A एंड B आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी तब ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, रासायनिक साम्य में होंगे, ऊष्मीय साम्य में होंगे। हीट एंड टेम्परेचर आर, ऊष्मा और ताप क्या है भाई, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का ही रूप हीट है। हमने आपको बताया था किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है और ऊर्जा ऊष्मा के बराबर होती है। तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हाइल टेम्परेचर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस, जबकि जो टेम्परेचर है, ताप है, वो डिग्री ऑफ हॉटनेस है। कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है, उसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर भाई, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस मतलब क्या होता है, आदर्श गैस के लिए। आदर्श गैस क्या होती है, जो बायल और चार्ल्स के नियमों का पालन करती है, उसे आदर्श गैस कहते हैं। क्या फार्मूला होता है इसके लिए, PV बराबर RT होता है। वॉन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है, इसी को थोड़ा ठीक कर देते हैं भैया। आदर्श गैस होती है PV बराबर RT, लेकिन वॉन डर वाल्स ने कहा कोई भी चीज आदर्श नहीं होगी, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, A/B² बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा भैया, B कम हो जाएगा, बराबर में क्या आएगा, RT आएगा। यानी क्या बनेगा, P + A/B², V - B बराबर RT। इसे हम लोग कहते हैं वॉन डर वाल्स समीकरण भाई, ठीक है। जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में भी आपको बताया था भैया। हर चीज में क्या हुआ करती थी, कूलिंग हुआ करती थी, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में हाइड्रोजन और हीलियम में क्या होती थी, हीटिंग होती थी भाई, ठीक है। तो ये दोनों उसके एक्सेप्शन होते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट के। ये जितने भी हम यहाँ पर विकल्प आपको बता रहे हैं ब्रह्मास्त्र हैं। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो भैया जलवा काट दोगे, ठीक है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को काहे से लिखते थे, बता चुके हैं, μ = ΔT/ΔP या फिर 1/Cp2A/RT- का भी ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है। इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है उसे काहे से लिखते हैं, तो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है 2A/RB। सभी को पता होना चाहिए R क्या है, गैस कांस्टेंट होता है। R क्या है सर जी, गैस कांस्टेंट होता है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन मान के चलो ये विकल्प आ ही जाएगा, ब्रह्मास्त्र है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होती है, dP/dt = L/T, लेटेंट हीट अपॉन टेम्परेचर V2 - का V1। तो ये क्या है, लेटेंट हीट है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इज यूज्ड टू स्टडी, किसकी स्टडी के लिए इस्तेमाल करी जाती है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कितने पे कोई चीज उबलना शुरू करती है, उस पे प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे डिस्क्राइब करती है कौन, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन लेटेंट हीट जो इक्वेशन है वो क्या होती है, तो यही है dP/dt LT V2 - का V1। इसे कहते हैं क्लासियस की क्लैपेरॉन लेटेंट हीट इक्वेशन भाई, ठीक है। द करेक्ट रिलेशन इज, करेक्ट रिलेशन तो हम आपको ये भी सब पढ़ा चुके हैं, जिन्होंने वन शॉट देखी है ये सब कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा भाई, ठीक है। G क्या है, गिब्स एनर्जी है। G = होता है
चाहे तो आप उसे H माइनस TS कह लो, या G इक्वल टू होता है H प्लस PB माइनस का TS, या फिर U प्लस PB को H से लिखते हैं तो G इक्वल टू H माइनस TS भी होता है। ठीक है, F क्या है भैया, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है, H से भी लिखते हैं F से भी लिखते हैं, तो जो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन है उसे F से लिखते हैं, F इक्वल टू क्या होता है U माइनस का TS होता है भाई। ठीक है, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज, किसी सिस्टम की एंट्रोपी कैसा फंक्शन होती है, तो ये भी थर्मोडायनामिकल फंक्शन है भैया। ठीक है, थोड़ा सा हीट दो, उष्मा दो, अव्यवस्था बढ़ने लगती है, एंट्रोपी बढ़ने लगती है भाई। ठीक, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो फर्स्ट लॉ है सेकेंड लॉ दोनों को मिला के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भैया, तो TdS बराबर क्या होता है du प्लस का PdV, ये दोनों को मिला के हमने लिखा हुआ भाई। ठीक, थर्ड लॉ क्या होता है कि अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो एंट्रोपी भी क्या होगी, जीरो होगी। जो पहला वन शॉट था उसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरो लॉ सब कुछ पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, सिर्फ उस वीडियो को देख लो, ये सारे विकल्प आप अपने आप लगा लोगे। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस अ कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट जीरो, अगर जो टेम्परेचर है वो जीरो है तो एंट्रोपी भी कांस्टेंट रहेगी, अव्यवस्था नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी। कौन कहता है, तो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, यही ऊपर लिखा है, यही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर वही आया, इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, कि भैया इसीलिए तो लिखा हुआ है। जरा यहाँ पे देखिए, एक हम ऐसे करके लिख दें, जरा समझो, एक हम ऐसे लिखते हैं T बराबर जीरो, और हम एक लिखते हैं T गोस टू जीरो, यानी T जीरो होना तो चाहता है, गोस टू जीरो है, जीरो नहीं है। जीरो होने में और जीरो गोस टू यानी उसकी तरफ जाने में, दोनों में फर्क है भाई। तो थर्ड लॉ कहता है गोस टू जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आप नहीं प्राप्त कर सकते हो। ठीक भाई, उसके अलावा फॉर TS डायग्राम द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो स्लोप ऑफ आइसोकोरिक कर्व, अगर आप आइसोकोरिक कर्व का स्लोप निकालोगे तो वो आइसोबारिक कर्व का गामा गुना होगा। आइसोबारिक क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताओगे, वन शॉट में आपको बता चुके हैं, कर्व क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो dQ बराबर TdS होता है भैया। ठीक है, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट साइकिल, कार्नोट की साइकिल के लिए चेंज इन एंट्रोपी, पूरा जो साइकिल बनता है उसमें एंट्रोपी कितना चेंज, एंट्रोपी चेंज कितना होता है भैया, तो वो जीरो होता है, क्योंकि क्लोज साइकिल है, पूरा एक साइकिल है, तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज जीरो होगा। एंट्रोपी की यूनिट जूल पर केल्विन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रोपी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, तो एडियाबेटिक होता है, यानी रुद्धोष्म होता है, अंदर की हीट बाहर नहीं जाती है, बाहर की हीट अंदर नहीं आती। ठीक, इन एडियाबेटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी, एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी चेंज क्या होता है, तो जीरो होता है, अभी ऊपर आपको बता चुके हैं भाई। ठीक है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्रेसेस, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या व्यक्त करता है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को बताता है, अभी आपको बताया भैया। ठीक है, उसके बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कंप्लीटली वन बाय डिवाइस, पूरी तरीके से एक डिवाइस के द्वारा हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सब सुना सुना लग रहा होगा, ये स्टेटमेंट किसका है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का है, बिल्कुल ऐसे ही लिखवाया हुआ है। It is impossible to construct an heat engine and machine which can convert all the heat into work, यही तो स्टेटमेंट्स थे भाई। तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इंटरनल कंबशन इंजन इज, जिसके अंदर इंटरनली कंबशन होता है, दहन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है, जैसे भैया कार्नोट इंजन है, 1 2 3 4 4 स्ट्रोक इंजन है भाई। ठीक, रिलेशन बिटवीन द इफिशियंसी, अच्छा इफिशियंसी क्या होती है भैया, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, यानी कार्य क्षमता, W से लिख ले रहा है भैया, या ओमेगा से लिख ले रहा है। इफिशियंसी यानी दक्षता, काम करने में कितनी दम है भैया, कितनी इफिशियंसी है, तो ईटा इक्वल टू होता है 1 ओमेगा प्लस 1 या W प्लस 1। द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन, कोई रिवर्सिबल हीट इंजन है भाई, उसकी इफिशियंसी किस पे, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस, ये भी पढ़ा चुके हैं। ऊपर सोर्स होता है, नीचे सिंक होता है, सोर्स और सिंक के बीच में वर्किंग सब्सटेंस होता है। वर्किंग सब्सटेंस क्या है, इससे लेना देना नहीं है। सोर्स और सिंक का टेम्परेचर क्या होता है, इस पे इफिशियंसी डिपेंड करेगी भाई। ठीक, उसके बाद द इंजन हैविंग मैक्सिमम इफिशियंसी, किसकी दक्षता मैक्सिमम होती है, 100%। कार्नोट ने तो कह दिया था आइडियल इंजन है ये, 100% इफिशियंसी होगी भाई। ठीक है, लेकिन कार्नोट का जो इंजन है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ, कॉपी पे ही है भैया वो। ठीक है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो इफिशियंसी कितनी होती है, तो इफिशियंसी होती है ईटा इक्वल टू 1 माइनस का T2 अपॉन T1।
इस फार्मूले का इस्तेमाल करके अभी आपको एक सवाल भी लगा के दिखाएंगे। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है उस डिवाइस को क्या कहते हैं, तो हीट इंजन कहते हैं। वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, खूब पेपर में आता है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है W बराबर R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2 होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W इक्वल टू RT log V2 अपॉन V1 होता है भाई, ठीक है। उसके अलावा इस तरीके का एक ग्राफ बन के आ जाता है, पेपर में खूब आया हुआ, भैया आप याद करोगे पेपर में कि सर जी ने बताया था, वही विकल्प आ गए। हम फिर भरोसा आपको दिला रहे हैं भाई, अगर 8 यूनिट है, हम आपको 8 PDF दे रहे हैं, 50-50 विकल्प होंगे, 250-300 विकल्प पढ़ लो। अगर लास्ट में ये वीडियोस देख रहे हो भैया, पेपर से 1-2 दिन पहले इनके बाहर विकल्प नहीं आएंगे, आराम से 75 में 75 कर आओगे। इस पूरी सीरीज को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं, यूट्यूब पे अगर देख रहे हो सारा भैया पढ़ा देंगे आपको। और अगर आप लोग चाहते हो तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, इस समय ऑफर भी चल रहा है 26 जनवरी को लेके। थोड़ा सा हम बिजी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियोस नहीं, धुआं भर देंगे भाई। आने वाले 15-20 दिन अंधाधुंध कंटेंट बनाने वाले भाई, ठीक है। तो फॉलो कर लेना, चाहना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेना भैया, ठीक। ये 3 कर्व है, 1 है, 2 है, 3 है। AB जो है ये वाला, ये आइसोबारिक कर्व है। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट बना हुआ भैया, ठीक है। ये कौन सा कर्व है, ये आइसोथर्मल कर्व है। सबसे ज्यादा स्लोप किसका, एडियाबैटिक कर्व है। इसे रुद्धोष्म कहते हैं, इसे समतापी कहते हैं, ऊपर वाले को समदाबी कहते हैं। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, एडियाबैटिक कर्व का जो स्लोप है वो आइसोथर्मल से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है, तो गामा गुना होता है भैया, साफ साफ चित्र में दिखाई दे रहा है। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, किसी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कौन सी इक्वेशन होती है, पॉइसन इक्वेशन होती है। और पॉइसन इक्वेशन क्या होती है, पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है। गामा इक्वल टू सीपी अपॉन सीबी होता है। ये मेयर का सूत्र आपने पढ़ रखा है। मेयर का सूत्र क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ, मेयर का सूत्र होता है सीपी माइनस का सीबी बराबर। और आप इसका प्रूवमेंट भी कराएंगे, जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है भाई, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी हम चीजें आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इसका आपको प्रॉपर प्रूवमेंट कराएंगे। मेयर के सूत्र का टेंशन मत लेना भाई, ठीक। तो मेयर्स फार्मूला, मेयर का सूत्र क्या है, तो सीपी माइनस सीबी बराबर आर होता है। सीबी का मान हमेशा कम होता है सीपी से, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लिख दिया है कि भैया सीबी इज लेस देन सीपी। सीबी का मान, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, ऊष्माधारिता है, हीट कैपेसिटेंस है, विशिष्ट ऊष्मा है, स्पेसिफिक हीट है भैया, ठीक है। ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा है भाई, ठीक है। गामा इक्वल्स टू सीपी अपॉन सीबी, गामा का मान सीपी अपॉन सीबी के बराबर होगा। देन द मेयर्स फार्मूला, मेयर का फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या निकाल सकते हैं, तो गामा माइनस 1 बराबर आर अपॉन सीबी होता है। इसी में मान रख देते हैं भैया, गामा का मान हल कर लेते हैं सर जी, ठीक है। द एंथैल्पी H इज गिवन, एंथैल्पी का क्या फार्मूला होता है, तो H इक्वल्स टू U प्लस PV होता है। द एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा जूल थॉमसन एक्सपेंशन के अंदर एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं होता है भाई, ठीक। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू का मान 0 होता है। किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इंटरनल एनर्जी 0 होता है। विच क्वांटिटी रिलेट्स विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कौन सी क्वांटिटी है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करती है, तो ऊर्जा हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है किसका कंजर्वेशन है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पढ़ा चुके हैं। ऊर्जा ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। और ऐसे ही हम लोगों ने बदला था कि भैया जो टोटल ऊर्जा होती है उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में, शेष बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाती है, यही तो लिख पाया था ना भाई। उसके बाद द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट, 1 कैलोरी मेरे भाई किसके बराबर होती है, तो 4.2 जूल के बराबर होती है। जूल को अर्ग में बदलें तो 10 की घात 7 अर्ग होता है, यानी 1 कैलोरी में 4.2 गुणा 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। प्रति कैलोरी का मतलब ही है 1 कैलोरी में इतने जूल या फिर इतने अर्ग होते हैं भाई, ठीक है। द वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए जो है, यानी जो अभी हमने आपको बताई थी इक्वेशन, क्या बताई थी भैया, इससे फार्मूला होता है, जरा समझो, P प्लस A अपॉन बी स्क्वायर, रटने वाला कोई काम नहीं है। V माइनस का B बराबर RT होता है। इक्वेशन तब बनती है जब हमेशा चीजें बराबर होती है, सूत्र बराबर होता है, बीमा डायमेंशन बराबर होती है। अगर ये फार्मूला सही है तो ये और ये आपस में बराबर होगा, समझो, ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। तो ऐसे करके लिख लेते हैं A अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर भेज देंगे तो A का मान कितना हो जाएगा, PB स्क्वायर, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, A का मान PB स्क्वायर के बराबर है भाई, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट, वैन डर वाल्स कांस्टेंट जो है
बी की बीमा कितनी होगी, तो इस वाले ब्रैकेट को देख लो, v माइनस बी यानी b का मान b के बराबर है, b का मान b के बराबर, v क्या है आयतन है, आयतन की बीमा क्या होती है l की पावर 3, तो l की पावर 3 b की डायमेंशन हो जाएगी भाई, ठीक है। उसके अलावा कुछ और चीजें, द कांस्टेंट v अभी बताया, जो b है उसकी यूनिट किसके बराबर, तो b यानी आयतन के बराबर होती है। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2 टेम्परेचर, एक आइडियल हीट इंजन है, 2 टेम्परेचर है, 600 केल्विन 900 केल्विन। याद रखना जो पहले दिया है वो T1 नहीं है, जो ज्यादा है, सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा, सिंक का हमेशा कम होगा। तो 900 ज्यादा है तो ये T1 का मान है, 600 कम है तो ये T2 का मान है। ईटा बराबर 1 माइनस का T2 अपॉन T1 होता है, 1 रख लिया, T2 का 600 रख दिया, T1 का 900 रख दिया, घटा दिया, 300 बटा 900 भाग दिया, 33% आ गया भाई, ठीक है। एक सवाल यहाँ पे और दे रखा है, इसे आप अपने आप हल करोगे और हल करके हमें आंसर बताओगे। भैया परसेंटेज निकालने के लिए गुणे में 100 रखना पड़ता है। सुनो, T1 का मान 127 दे रखा है, लेकिन भैया डिग्री सेंटीग्रेड में तो हमने 273 जोड़ा। समझो कभी भी अगर आपको मान डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है तो उसमें 273 जोड़ देंगे, वो क्या बन जाएगा, केल्विन बन जाएगा। एमकेएस पद्धति में ताप का मात्रक, टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है, तो हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में चलाओ। ऐसे ही 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा तो 273 जोड़ के इसे भी केल्विन बना लिया। ईटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस का T2 अपॉन T1, मान रख लिया, इससे ईटा का मान निकल आएगा। अगर आपको परसेंटेज में चाहिए है तो गुणे में क्या करना पड़ेगा, 100 कर दोगे तो भैया परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना कि 53 वाले का कितने % आंसर आएगा। पहली बार देख रहे हो भैया, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बीडीकेडियन BSc नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे 75,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सारी PDF, सारा लिंक, सारा डिस्क्रिप्शन सब वहां पर मिल जाता है, बिल्कुल फ्री चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो। आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक पड़ा हुआ, उसे परचेस कर लो। प्रो कोर्स इस बार लॉन्च किए हैं, आने वाले 15-20 दिनों के अंदर उसमें अंधाधुंध कंटेंट आपको दिखने लगेगा। परेशान मत हो, भरोसा किया है तो बना के रखो, बेहतरीन कंटेंट आपको ला के देंगे। बाकी थर्मोडायनामिक्स आपकी लगभग खत्म हो गई है, इनकी प्रैक्टिस करिए और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। खत्म का मतलब ये नहीं छोड़ दी, अभी काफी अच्छी चीज, जैसे मेयर का फार्मूला है इसका प्रूवमेंट कराएंगे, आखिरी में प्रैक्टिस कराएंगे, काफी सारी चीजें लेके आएंगे। लेकिन पहले हम लोग बढ़ाते हुए चीजों को चलेंगे ताकि आपको लगे हाँ हमें ये आता है, ये आता है, ये आता है, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।